अब हम आप लोगों का व्यावसायिक अध्ययन का कक्षा 12वीं की इकाई 9 शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है वित्तीय प्रबंध। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर ध्यान देंगे और इसका पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है वित्तीय प्रबंध क्या है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध यानी वित्त की व्यवस्था करना। पढ़ रहा हूँ, वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है, यानी व्यवसाय में वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आप जानते हैं कि संस्था के कई उद्देश्य होते हैं। माल बनाना, माल की बिक्री करना, कर्मचारियों को वेतन देना, कर्मचारी को वेतन बढ़ाना, संस्था के कई उद्देश्य होते हैं। और वित्तीय प्रबंध एक ऐसा क्षेत्र है जो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करता है, अर्थात पैसा कहाँ से आएगा उसकी व्यवस्था करता है और पैसा आ जाने के बाद उसका अनुकूलतम उपयोग करने की कला है, अर्थात वित्तीय साधनों का प्रबंध करना, पैसे का इंतजाम करना और आने के बाद उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी क्या है। कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की अल्पकालीन, ध्यान रखना, व्यवसाय की अल्पकालीन यानी कम समय की वित्तीय यानी पैसों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या व्यवसाय के संचालन में प्रयोग किए जाने वाले दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती उसे कार्यशील पूंजी या चालू पूंजी कहते हैं। अर्थात व्यवसाय में रोज़मर्रा के छोटे छोटे खर्चे होते हैं, दैनिक जीवन में कई प्रकार के खर्चे होते हैं, रोज़ के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता अर्थात छोटे समय की वित्तीय आवश्यकता। छोटे समय की वित्तीय आवश्यकता मतलब समय समय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी या चालू पूंजी कहते हैं। अर्थात व्यवसाय में जो वित्तीय आवश्यकताएं होती है छोटे समय की, कम समय की, उसकी पूर्ति के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। व्यवसाय के दैनिक व्ययों के संचालन के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। रोज़मर्रा के छोटे छोटे खर्चों के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है अति पूंजीकरण क्या है। देखिए, नाम में ही आंसर छुपा है, अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण से आशय उस स्थिति से है जब व्यवसाय में पूंजी की मात्रा वास्तविक आवश्यकता व लाभ अर्जित करने की क्षमता से अधिक हो। अर्थात जितनी मात्रा में पूंजी है हमारे पास, हमें जितनी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है और जितनी मात्रा में हम लाभ अर्जित करना चाहते हैं उससे अधिक अगर हमारे पास पूंजी जमा हो जाए तो वो स्थिति कहलाती है अति पूंजीकरण। और पूंजी पर दिया जाने वाला लाभांश इतना कम होता है कि बाजार में अंशों का मूल्य सम मूल्य से कम हो जाता है। अर्थात हमारे व्यापार में जो लोग पूंजी लगाते हैं, हमारे अंश खरीदते हैं, उन्हें व्यापार की तरफ से लाभांश दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वैसे अंशों का मूल्य सम मूल्य से कम हो जाता है। अर्थात अगर हमारे कंपनी का अंश 10 रुपये का है तो मार्केट में उसकी कीमत 10 रुपये से कम हो जाती है। यानी हमारे व्यापार में जितनी पूंजी की आवश्यकता है उतनी पूंजी से अगर अधिक मात्रा में पूंजी जमा हो जाए, मतलब जितनी मात्रा में हम लाभ कमाना चाहते हैं उससे अधिक पूंजी जमा हो जाए तो एक परिस्थिति कहलाती है अति पूंजीकरण। और अब हम व्यापार में जो पूंजी जमा होती है उस पर हम लोगों को लाभांश देते हैं और लाभांश कम हो जाता है, मतलब हमारे पास पूंजी अधिक हो जाती है और लोगों को लाभांश कम देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बाजार में हमारे अंशों का जो मूल्य होता है वो वास्तविक मूल्य से कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति अति पूंजीकरण कहलाती है। ठीक है, फिर है स्थायी पूंजी से क्या आशय है। स्थायी पूंजी से आशय, स्थायी पूंजी वह पूंजी है जो व्यवसाय में लंबे समय तक बनी रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है। और स्थायी पूंजी का निवेश मतलब स्थायी पूंजी क्यों लगाई जाती है? व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों में होता है। अर्थात व्यापार में लगी हुई ऐसी पूंजी जो लंबे समय के लिए लगाई जाए और जिन्हें सिर्फ स्थायी संपत्तियां खरीदने के लिए, स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए निवेश किया जाए, वे पूंजी स्थायी पूंजी होती है। स्थायी पूंजी का प्रयोग
व्यवसाय की स्थापना करने के लिए और विकास के लिए किया जाता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए, व्यवसाय का विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए कई प्रकार की संपत्तियां खरीदनी पड़ती है और उन संपत्तियों में लगाई जाने वाली पूंजी स्थायी पूंजी कहलाती है, जो हमारे पास लंबे समय तक बनी रहती है। उसके बाद चालू संपत्तियों को परिभाषित कीजिए। देखिए भैया, चालू संपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ होती है जो 1 वर्ष के अंदर, ध्यान रखना, 1 वर्ष के अंदर रोकड़ में बदल जाती है। जैसे स्टॉक, बचा हुआ माल 1 साल के अंदर अंदर बिक जाता है। देनदार जिनके ऊपर हमारा पैसा है 1 साल के अंदर अंदर हमें पैसे देके चले जाते हैं। प्राप्ति बिल, ऐसे बिल जिसका पैसा हमें मिलने वाला है, कुछ ही महीनों में मिल जाता है। और रोकड़ भी हमारी चालू संपत्ति है, कुछ समय के लिए रहती है, कुछ समय बाद बदल जाती है। पूंजी संरचना से क्या आशय है? पूंजी संरचना से आशय एक व्यावसायिक फर्म में, ध्यान रखना, एक व्यावसायिक फर्म में दीर्घकालीन पूंजी में अंश पूंजी और ऋण पूंजी की विद्यमान मात्रा है। अर्थात एक व्यापारी, एक व्यवसायी अपने व्यापार में पूंजी की व्यवस्था करता है। कैसी पूंजी की व्यवस्था करता है? दीर्घकालीन, जो लंबे समय तक बनी रहे। इसके लिए वो लोगों में अंश निर्गमित करता है या लोगों से ऋण लेता है और अंश निर्गमित करके, ऋण लेके पूंजी जमा करता है। अर्थात कुल पूंजी में साधारण अंश पूंजी भी आती है, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी भी आती है, ऋण पत्र की राशि भी आती है और बॉन्ड की राशि भी सम्मिलित होती है। सीधी भाषा में व्यापार में लगाई गई ऐसी पूंजी जो व्यापार के पास दीर्घकालीन समय तक रहती है, जिसके लिए व्यापारी अंश निर्गमित करता है, अंश पूंजी जमा करता है, लोगों से ऋण पत्र निर्गमित करके ऋण जमा करता है और अंश और ऋण पत्र निर्गमित करके जो पूंजी जमा की जाती है वो पूंजी संरचना कहलाती है। इसमें साधारण अंश यानी समता अंश पूंजी भी आती है, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी भी आती है, जैसे कि आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, और ऋण पत्र की राशि भी सम्मिलित होती है। अर्थात अंश निर्गमित करके, फिर चाहे वो समता अंश हो चाहे पूर्वाधिकारी अंश हो, ऋण पत्र निर्गमित करके एक व्यवसायी व्यापार में जो पूंजी जमा करता है उस पूंजी को पूंजी संरचना कहा जाता है। ठीक है। वित्तीय जोखिम से क्या आशय है? वित्तीय जोखिम से आशय अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी के डूबने की संभावना। हमारे व्यापार में अंशधारी अंश खरीदकर पूंजी लगाते हैं और उनका पैसा डूब जाएगा, ऐसी संभावना कहलाती वित्तीय जोखिम। जब कंपनी की ऋण पूंजी की मात्रा अधिक है तो रोकड़ बहाव भी अपर्याप्त होता है। अर्थात कंपनी का ऋण अधिक हो जाता है तो रोकड़ बहाव भी अपर्याप्त होता है। अर्थात कंपनी के ऊपर इतना ऋण हो जाता है कि कंपनी का पैसा भी समय पे काम में नहीं आता। अर्थात कंपनी के ऊपर बहुत सारे कर्जे हो जाते हैं। कंपनी का रोकड़ बहाव यानी कंपनी के पास बचा हुआ पैसा कम होता है, ऋण को चुकाने में पैसे की मात्रा कम होती है, ऋण पूंजी की मात्रा अधिक हो जाती है, अर्थात कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत हो जाता है। रोकड़ बहाव अपर्याप्त होता है, मतलब पैसा कम होता है। कर्जा उतारने के लिए कंपनी के पास, व्यवसाय के पास पैसा कम होता है। ऐसी परिस्थिति में अंशधारियों की पूंजी डूबने की संभावना होती है और ये परिस्थिति कहलाती है वित्तीय जोखिम। पढ़ने जा रहे हैं वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। नंबर 1, अधिकतम लाभ की प्राप्ति। लाभ संस्थान मजबूत स्थिति का मापदंड होता है। अर्थात अगर हमारे संस्थान की मजबूत स्थिति है तो कहाँ से पता चलेगी? लाभ से। जितना अधिक लाभ हम कमाएंगे उतना हमारा संस्थान मजबूत स्थिति को प्राप्त करेगा। वित्तीय प्रबंध का यह उद्देश्य होता है कि संस्थान को अधिक से अधिक लाभ मिले और व्यापार की स्थिति मजबूत। अधिकतम लाभ प्राप्त करना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य। शुद्ध संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करना। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य संस्थान की शुद्ध संपत्ति में वृद्धि करना है। कोई भी संस्थान क्या चाहता है? उसके पास संपत्ति जमा हो और उसकी संपत्तियां लगातार बढ़ती रहे। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करना। ठीक है। वित्तीय प्रबंध के तहत ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे व्यापार की उपक्रम की संपत्तियों में लगातार क्या होती रहे? वृद्धि होती रहे। यही वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य कि संपत्तियां लगातार बढ़ती रहे, उसमें कोई कमी ना हो। उसके बाद अधिकतम प्रत्याय दर। प्रत्याय दर का मतलब होता है जितने रुपए आपने व्यापार में लगाए हैं उससे अधिक लोगों को ब्याज या लाभांश दिया जा सके। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य अंशधारी जिन्होंने हमारे व्यापार के अंश खरीदे हैं इन्हें लाभांश देना है। ऋण पत्रधारी जिन्होंने हमारे व्यापार को कर्जा दिया है,
कर्मचारी आदि के हितों की रक्षा करना, अर्थात जिन लोगों ने हमारी कंपनी के अंश खरीदे हैं उन्हें उचित दर से लाभांश दिया जाए। प्रत्याय दर यानी उचित दर। जिन्होंने हमारी कंपनी के ऋण पत्र खरीदकर हमें कर्जा दिया है उन्हें कर्जे का सही समय पर ब्याज मिले। और हमारे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, अर्थात कर्मचारी को समय समय पर उनका वेतन या मजदूरी दी जाए। यही है वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य। अंशधारी को लाभांश बांटना, ऋण पत्रधारी को ब्याज बांटना और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना अथवा समय पर उन्हें वेतन या बोनस की व्यवस्था करना। और व्यापार का उद्देश्य होता है, उसका प्रयास रहता है कि संस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और हमारे व्यापार के जो जुड़े हुए लोग हैं, अंशधारी, ऋण पत्रधारी और कर्मचारी के हितों की रक्षा करना, उन्हें समय समय पर उनका पैसा लौटाना। न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति। न्यूनतम लागत पर यानी कम से कम कीमत पर, पर्याप्त यानी उचित वित्त यानी पैसे की व्यवस्था करना। वित्तीय उद्देश्यों में, प्रमुख उद्देश्यों में एक ये भी उद्देश्य कि कम से कम लागत पर, कम से कम खर्चे पर संस्था या उपक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की व्यवस्था करे। यानी पूंजी की व्यवस्था तो हो लेकिन उसके लिए पैसा कम से कम मात्रा में खर्चा करना पड़े, ये संस्थान का प्रमुख उद्देश्य होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वित्तीय प्रबंधन के प्रशासनिक कार्य। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन के प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं? पूंजी संरचना का निर्माण करना। अभी मैंने आपको पूंजी संरचना समझाई थी। व्यवसाय को जितनी आवश्यक पूंजी होती है उसकी व्यवस्था करना वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। पूंजी के उच्चतम उपयोग करना, अर्थात पूंजी जमा करना और उसका उपयोग करना। इसके लिए यह देखा जाता है कि कौन सी जगह से पूंजी एकत्र करनी है और इसके आधार पर सर्वोत्तम साधन का चुनाव करना। यानी व्यवसाय में पैसा कहाँ से आएगा, किन माध्यमों से आएगा, कैसे आएगा, इसको व्यवस्थित रूप से सोच विचार करके अच्छे से अच्छा साधन चुनना ताकि आपके व्यापार में सही जगह से पैसा जमा हो सके। ये वित्तीय प्रबंधन का प्रशासनिक कार्य है, अर्थात वित्त की व्यवस्था करना और वो पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, सर्वोत्तम साधनों का चुनाव करना। वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, यानी वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। व्यापार में कितने धन की आवश्यकता है और धन कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसका पूर्वानुमान लगाना, पहले से तय कर लेना। व्यवसाय के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, इसका अनुमान लगाने का काम वित्तीय प्रबंधन का होता है। पूंजी का कुशलतम उपयोग, पूंजी की व्यवस्था हो जाने के बाद वित्तीय प्रबंधन का कार्य पूंजी का कुशलतम और उच्चतम उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि पूंजी जमा हो गई और उसका पैसे का इस्तेमाल फालतू के कामों में किया जाए, नहीं। पैसा जमा हो गया, ये प्रमुख उद्देश्य है। कहाँ से आएगा, ये भी उद्देश्य है, लेकिन आने के बाद उसका कुशलतम और उच्चतम उपयोग करना, ये भी प्रशासनिक कार्य में शामिल किया जाता है। इसके लिए वित्तीय प्रबंधक, पैसों से संबंधित प्रबंधक विभिन्न प्रकार के बजट बनाता है, कई प्रकार का समायोजन करता है एवं लाभांश आदि विषयों में नीतियाँ बनाता है ताकि व्यवसाय के पैसों का सही से सही उपयोग हो सके। ठीक है, और आखिरी कार्य है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण मतलब पैसों का बजट बनाकर उस पर नियंत्रण करना। वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रण भी वित्तीय प्रबंधन का ही कार्य होता है, अर्थात जो पैसों से संबंधित क्रियाएं की जाती है उसकी देखरेख करना, उस पर नियंत्रण करना, फालतू की जगह पर पैसा खर्चा ना हो, प्रबंध करना, नियंत्रण करना वित्तीय प्रबंधन का प्रशासनिक कार्य है। व्यवसाय में जो व्यय हो रहे हैं वो सही जगह पर हो रहे हैं या नहीं, बजट के आधार पर हो रहे हैं या नहीं, अगर नहीं हो रहे तो उनका उचित समायोजन करना वित्तीय प्रबंधन का कार्य है ताकि उसको सही जगह पर, सही समय पर, सही व्यक्ति पर खर्चा किया जा सके।